तो चलिए शुरू करते हैं। निबंध लेखन पढ़ना है, ठीक है। तो निबंध लेखन जो है 10 क्लास का है और ये आता है आप लोग का 300 शब्दों में लिखने आता है और हिंदी में आता है ऑफकोर्स। और ये आता है आप लोग का 10 मार्क्स का, ठीक। और 10 मार्क्स का आता है और इसमें सबसे बड़ा जो समस्या होता है ये होता है कि हम लोग को हिंदी का पेपर में आता तो सब है। और जैसे कि आप लोग को पता है कि ये जो निबंध लेखन का पेपर ये 300 शब्दों का होता है, तो ये लिखना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक। थोड़ा माइक सामने कर दें ताकि आप लोगों को ठीक से सुनाई दे। तो निबंध लेखन का जो पेपर है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता ना उतना। टाइम उतना नहीं रहेगा, 3 घंटे में आप लोग कितना लिखेगा और हिंदी में सिर्फ लिखना ही होता है, तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाता है। तो आइए पढ़ते हैं आज हम लोग निबंध लेखन। एक ही क्लास होगा निबंध लेखन का और इसी में हम सारा कंप्लीट करा देंगे। कोशिश करेंगे कि आधा घंटा में कंप्लीट हो जाए। तो करते हैं निबंध लेखन। पहले तो सबसे पहले निबंध लेखन होता है क्या? तो निबंध लेखन एक प्रकार का लेखन होता है। हाँ, लेखन नाम ही में है कि लेखन है, तो लेखन है जिसमें लेखक किसी विशेष विषय पर अपने विचारों, अनुभव, जानकारी या भावनाओं को व्यवस्थित और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करता है। तो निबंध लेखन क्या है? किसी विषय पर लिखा गया हुआ कुछ लेख, जिस पर हम लोग लिखते हैं, किसी पर्टिकुलर विषय पर ही लिखेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग निबंध लिखे हैं। निबंध का मुख्य उद्देश्य किसी विषय को समझाना होता है, किसी विषय को व्यक्त करना या किसी विचारधारा का समर्थन करना होता है। यह शैक्षिक, सामाजिक या साहित्यिक संदर्भ में हो सकता है, ठीक है। तो निबंध की विशेषताएं हम लोग जानेंगे। तो निबंध की विशेषताएं क्या हो जाएंगी, माने एक निबंध में होता क्या है। तो निबंध का जो संरचना के बारे में जानते हैं। जब हम लोग निबंध लिखे तो निबंध में हमेशा 3 चीज होता है। 3 चीज क्या होता है? सबसे पहले जो निबंध का टॉपिक मिला है वो टॉपिक है क्या, तो उसका पहले प्रस्तावना देना पड़ता है। प्रस्तावना माने इंट्रोडक्शन, ठीक है। आप लोग का किताब में 2 निबंध दिया हुआ है, एक नौबत खान में इबादत और दूसरा जो कि निबंध लगता है वो है, क्या नाम है ये, धूमकेतु। धूमकेतु अच्छा निबंध है, वो उसको पढ़ के हम लोग समझ सकते हैं कि निबंध का जो संरचना होता है, जो बॉडी होती है, कैसे बनती है, ठीक। तो निबंध में सामान्य 3 प्रमुख भाग होते हैं। प्रस्तावना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आप लोग खोलिएगा किताब ये धूमकेतु का और सबसे पहले देखिएगा कि धूमकेतु का अर्थ होता है पताका, धुआं, यही सब दिया हुआ है कि धूमकेतु है क्या वो बताया हुआ है। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कि धूमकेतु है क्या। फिर उसका बाद मुख्य भाग होता है, जो उसका बॉडी होता है। प्रस्तावना होता है 10%, फुल बॉडी होता है उन लोग का, मुख्य भाग होता है 80%, और लास्ट में उन लोग को निष्कर्ष लिखना पड़ता है कि हुआ क्या, पूरा निष्कर्ष नचोड़ चोड़ के लिखना पड़ता है थोड़ा सा, ये भी होता है 10%, ठीक है। तो आप लोगों को 300 प्रश्न लिखना है, 300 शब्दों में उत्तर लिखना है। तो ये जो पेपर होता है थोड़ा बड़ा होता है, तो ये बड़ा पेपर में आप लोग का माने 2 पेज लिखेंगे तो आपका निबंध 300 शब्द का हो जाएगा, ठीक है। या तो 30 लाइन, 10-10 शब्द के 30 लाइन होता है, तो वही हो जाएगा 2 पेज में। मेन अगर आप कम लिखते हैं लेकिन अच्छा लिखते हैं तो भी चल जाएगा, 300 शब्द से कम लिखें लेकिन अच्छा लिखें तो काम चल जाता है, एग्जामिनर अच्छे नंबर देता है, ठीक है। दूसरा जो विशेषता होना चाहिए अच्छा निबंध में, अच्छा, यहाँ पर प्रस्तावना में विषय की संक्षिप्त जानकारी दी जाती है, मुख्य भाग में विचारों और तथ्यों का विस्तार से वर्णन होता है और निष्कर्ष में संक्षेप में विषय का सारांश प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। समझ में आया? जब भी निबंध लिखेंगे उसको 3 भागों में लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद फुल बॉडी और उसके बाद संरचना, ये निष्कर्ष, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है, स्पष्टता और संक्षिप्तता। आपका जो निबंध होना चाहिए वो एकदम स्पष्ट उसी टॉपिक के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि लिखा पूछा है ये लिखे हैं, वो धूमकेतु के बारे में पढ़ रहे हैं तो कहीं दूसरा टॉपिक के बारे में तो लिखा हुआ नहीं था, धूमकेतु के बारे में ही लिखा हुआ है, हम लोग किताब पढ़े हैं। धूमकेतु तुम लोग को पढ़ा भी देंगे ऑनलाइन, ठीक है, चिंता किस बात की। तो निबंध में लेखक को अपने विचारों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से व्यक्त करना होता है ताकि पाठक को आसानी से समझ में आ सके। छोटा भी लिखना होता है, 300 शब्द है, 300 शब्द कम ही है, ठीक है। कुछ बच्चों को ज़्यादा लग रहा होगा कि 300 शब्द कितना ज़्यादा है, लेकिन हम अगर आप लोगों के पास नॉलेज है उतना तो आप लोगों को छोटा लगेगा कि कैसे 300 शब्दों में कैसे ये बात कह रहे हैं, बहुत छोटा लगेगा, ठीक। विचारों को व्यवस्थित प्रस्तुति। निबंध में विचारों को एक निश्चित क्रम में प्रस्तुत किया जाता है जिससे पाठक को लेख पढ़ते समय किसी प्रकार का उलझन का सामना न करना पड़े। तो ये तुम्हारा काम आ जाएगा हर टॉपिक में।
हर सब्जेक्ट में काम आ जाएगा। ये जो निबंध लेखन होता है इसमें हम लोग को स्पष्ट, साफ सुथरा और छोटा करके लिखना होता है और लाइन बाय लाइन लिखना होता है। ये नहीं कि पहले ये लिखे फिर दूसरा कुछ लिख दे फिर वो लिखे। मैंने एक प्रभाव होता है उत्तर में कि पढ़ने वालों को समझ में आए, पहले ये हुआ फिर ये हुआ। जैसे कोई घटनाक्रम है, पहले मैं जब जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल के लिए पहले उठते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल जाते हैं। अब ये नहीं कि आप लोग उठे, स्कूल ड्रेस पहने, फिर ब्रश करने गए, नहाने गए, फिर उल्टा क्रम तो नहीं ना होता। तो आप लोग को जो उत्तर है वो सीधा क्रम में लिखना चाहिए, ठीक है। पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये। तो यहाँ पर वही बात हो रहा है कि विचारों को व्यवस्थित प्रस्तुति यहाँ पर देना जरूरी है। और ये सिर्फ कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये जो निबंध है, ये निबंध सिर्फ 10 मार्क्स का आता है, इस पे इतना मेहनत क्यों किया जाए, अलग से क्लास अलग से मेहनत क्यों किया जाए, 10 मार्क्स का है रट लेंगे लिख लेंगे। तो मेहनत करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि निबंध लेखन जो है सिर्फ इसी में काम नहीं आएगा आपका, बाकी सब्जेक्ट में क्या करना है, उत्तर लिखना है। उत्तर जो लिख रहे हैं किसी टॉपिक के बारे में ही तो बता रहे हैं। ये निबंध क्या है? निबंध मतलब क्या? अपने विचारों, अनुभवों, जानकारी या भावनाओं को व्यवस्थित और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करना। हम लोग हर टॉपिक में क्या कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं। आपको कोशिका के बारे में पूछा गया लाइफ साइंस में, कोशिका तो है नहीं आप लोग का, 9 क्लास में था। आप लोग का है क्या, आप लोग का टॉपिक जैसे टॉपिक गति के बारे में है, तो गति के बारे में आप क्या दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। जानकारी दे रहे हैं, टॉपिक गति क्या है उसका ऊपर जानकारी दे रहे हैं। जानकारी अभी हम लोग क्या पढ़े कि जानकारी दे रहे हैं, क्या है, निबंध है। स्पष्ट तरीके से हम लोग क्या लिख रहे हैं। तो हर सब्जेक्ट में हम लोग का निबंध लेखन काम आएगा। अगर अच्छे से जिसको लिखना आता है, निबंध में भी आंसर मिलेगा और बाकी आंसर में भी, बाकी सब्जेक्ट के आंसर लिखने में भी अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं निबंध लेखन, देखते हैं क्या है। इसके बाद क्या, ये तो हुआ निबंध की विशेषता है। संरचना, संरचना में 3 चीज होता है, मुख्य प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष, ठीक है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और तीसरा समरी, ठीक है। स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, विचारों की व्यवस्थित प्रस्तुति होना चाहिए, ठीक है। निबंध का उद्देश्य किसी विषय पर विचार व्यक्त करना, जानकारी देना, किसी मुद्दे पर तर्क प्रस्तुत करना या पाठक को प्रेरित करना हो सकता है। यह स्कूल, कॉलेज, प्रतियोगिताओं और पत्रिकाओं में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप लोग स्कूल में हुआ होगा निबंध लेखन का प्रतियोगिता, ठीक है। तो देखो, जो निबंध लेखन का होता है ये 2 तरह का होता है, मूर्त और अमूर्त। अंग्रेजी में बोलते हैं मूर्त को कॉन्क्रीट और अमूर्त को एब्स्ट्रैक्ट। तो देखते हैं मूर्त अमूर्त क्या होता है। तो मूर्त और अमूर्त विषय का संबंध उस विषय का स्वरूप है जो जिस पर निबंध या लेख लिखा जाता है। आप लोगों को पढ़ाया भी जाता है मूर्त अमूर्त, ठीक है। तो पढ़ते हैं मूर्त और अमूर्त क्या है। तो कॉन्क्रीट विषय वो होता है, मूर्त विषय वे होते हैं जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। जैसे हम लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं लेख, हमारा पहला लेख हमारे जीवन का गाय, ठीक है। गाय के ऊपर लेख लिखते हैं, या फिर दूसरा है हम लोग विद्यालय, हमारा विद्यालय पे लिखते हैं, हमारे विद्यालय में ये, हमारे विद्यालय का नाम ये है, हमारे विद्यालय यहाँ पर है, हमारे विद्यालय में ये टीचर है, बड़े अच्छे पढ़ाते हैं। हालांकि बहुत घटिया पढ़ाते हैं, लेकिन निबंध में हम लोग को झूठ भी लिखना पड़ता है कि बड़े अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं तो चेक वही करेंगे वही टीचर, ठीक। चेक पेपर उसी टीचर के हाथ में जाएगा, अगर उसके बारे में गलत लिख दिया तो काट देंगे। तो थोड़ा दबाव भी होता है कि थोड़ा झूठ लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर गाय के बारे में, गाय एक चौपाया पालतू जानवर है। ये सब रट के हम लोग जाते थे। गाय के पास 2 सींग, 2 कान, 1 नाक, 2 आँख, 1 लंबी पूँछ होती है। यही सब बताते बताते हम लोग बहुत बड़ा कर लेते थे कि एगो पेट होता है, 4 गो पाँव होता है, पाँव में खूर होता है, ठीक। गाय काला रंग का होता है, सफ़ेद रंग का भी होता है, भूरा रंग का भी होता है, ठीक है। तो यही सब है। तो मूर्त विषय वो होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि गाय को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, अपने जो 5 इंद्रिय हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इससे हम लोग महसूस कर सकते हैं। आँख से देख सकते हैं, त्वचा से छू सकते हैं, कान से गाय का आवाज़ सुन सकते हैं, जीभ से नहीं, टेस्ट नहीं करना चाहिए, माने टेस्ट कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए, ठीक। उसको सूंघ भी सकते हैं जाके, गाय के स्मेल, ठीक, जाके सूंघिएगा, गोबर का भी स्मेल आएगा, ठीक। तो ये विषय वास्तविक और भौतिक होते हैं जिन्हें हम देख, छू या अनुभव कर सकते हैं। मूर्त विषयों का आकार, रूप और आकार होता है। मूर्त विषयों का आकार, रूप और आकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे वृक्षों का महत्व, वृक्ष को हम लोग देख सकते हैं, वृक्ष के ऊपर लिखना है, वृक्षों का महत्व हम लोग को आसपास दिखता है, ये क्या मूर्त विषय है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज हम लोग देख सकते हैं, इसमें 3 गो रंग होता है, इसका पूरा कहानी हम लोग को लिखना है। विद्यालय की सुबह, तो विद्यालय हम लोग जाते हैं, विद्यालय की सुबह कैसा होता है हम लोग देखते हैं। मेरा प्रिय खेल,
तो हम लोग खेल को देख सकते हैं, खेलते भी हैं, ठीक है। ये सभी मूर्त विषय हैं, क्योंकि इनका अनुभव हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा टॉपिक है ये होता है अमूर्त विषय। अमूर्त विषय क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट। अमूर्त वो विषय होते हैं जिन्हें हम अपनी इंद्री से नहीं देख सकते। वे विषय विचार, भावना या सिद्धांतों से संबंधित होते हैं, जिन्हें केवल मन से ही महसूस किया जा सकता है। अमूर्त विषयों का कोई भौतिक रूप नहीं होता। उदाहरण के लिए, अब अमूर्त विषय क्या हुआ जिसको आप लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोगों को टॉपिक दिया गया स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता क्या होती है? क्या आपने कभी स्वतंत्रता को देखा है? नहीं देखा है। क्या स्किन से महसूस कर सकते हैं स्वतंत्रता को? नहीं कर सकते। अच्छे विचार, टॉपिक दे दिया अच्छे विचार। अब अच्छे विचार को आपने कभी देखा है? अनुशासन, अनुशासन को आपने कभी देखा है? अनुशासन का रंग कैसा होता है? अनुशासन स्मेल कैसा करता है? छूने में कैसा है? ठंडा है, गर्म है? अनुशासन को कभी देखे हैं? अनुशासन के ऊपर आता है, ठीक। तो ये सब क्या हो गया? अमूर्त विषय। कुछ एग्जाम्पल दिया। प्रेम, प्रेम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस होता है। समानता, धैर्य, आत्मविश्वास, ये सब क्या है? अमूर्त विषय है, ठीक है। ये सभी अमूर्त विषय हैं, क्योंकि इन्हें हम देख या छू नहीं सकते, लेकिन इन्हें महसूस किया जा सकता है और इन पर विचार भी किया जा सकता है। तो संक्षेप में मूर्त विषयों का संबंध भौतिक दुनिया से होता है, जबकि अमूर्त विषय मानसिक और भावनात्मक अनुभव से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं निबंध के। बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं और बस कुछ प्रकार हम लोग जानेंगे। निबंध के कई प्रकार होते हैं और उनका उद्देश्य विभिन्न विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोणों को व्यक्त करना होता है। आमतौर पर निबंध को निम्नलिखित प्रकार में बांटा जा सकता है। तो क्या क्या प्रकार है? वर्णनात्मक निबंध। निबंध क्या होता है? निबंध का पहला है, इस प्रकार के निबंध में किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु या घटना का विस्तार से वर्णन किया जाता है। इसका उद्देश्य पाठक को किसी विषय के बारे में चित्रात्मक जानकारी देना होता है। जैसे कि गाय के ऊपर लेख लिख रहे हैं तो वर्णनात्मक निबंध लिख रहे हैं, गाय का वर्णन कर रहे हैं। गांधी जी के ऊपर लेख लिखने को बोला गया तो गांधी जी के बारे में लिख रहे हैं। किसी स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में लिखना होगा तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? लेख लिख रहे हैं। वो कौन सा लेख? वर्णनात्मक निबंध। तो ये सब पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन आपको जानकारी रहना जरूरी है, ठीक है। अगर आप निबंध का क्लास कर रहे हैं तो आपको ये सब बताना जरूरी है हमको। तो 20 मिनट थोड़ा इत्मीनान से बैठ जाइए। 20 नहीं, 15 मिनट। 12 मिनट हो चुका है तो 15 मिनट बैठ जाइए, हो जाएगा, ये अभी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आएंगे टॉपिक पर। 10 क्लास में कौन कौन सा आता है, मेन कौन सा टॉपिक है उस पर। तो विवेचनात्मक निबंध। विवेचनात्मक निबंध क्या होता है? इस निबंध का उद्देश्य किसी विशेष विषय या विचार को स्पष्ट रूप से समझाना और उसकी जानकारी प्रस्तुत करना होता है। इसमें तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग किए गए एक विशेष मुद्दे पर विचार किया जाता है। विवेचनात्मक, ठीक। कोरोना वायरस में कितना जन मरा, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसमें आंकड़ा देना पड़ता है। हमारा कंपनी के बारे में लिखना, तो हमारा कंपनी कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे उसमें कब कितना रुपया आया गया। तो इसमें क्या करना है? तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग करके एक विशेष मुद्दे पर विचार किया जाता है। जैसे कि एक टॉपिक आता है ग्लोबल वार्मिंग का ऊपर, आया था 2022-23 में आया था, शायद 23 या 24 में आया था। तो आया था, क्या आया था कि इसमें तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग करके एक विशेष मुद्दे पर विचार किया जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग में कब कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ये सब में हम लोग को लिखना पड़ता है। तो हो गया विवेचनात्मक निबंध। अब आते हैं तर्कात्मक निबंध। तर्कात्मक निबंध इस प्रकार के निबंध में लेख किसी मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण का समर्थन करता है और विरोधी विचारों को नकारता है। इसमें तथ्यों, आंकड़ों और तर्कों के माध्यम से किसी विशेष पक्ष का पक्ष लिया जाता है। तर्का तर्कात्मक निबंध, जैसे कि एक निबंध लिख दिए कि सती प्रथा सही या गलत, ठीक। बच्चों को होमवर्क देना सही या गलत, ठीक। अगर आप बच्चे हैं, आप होमवर्क का शिकार हो रहे हैं, आपको होमवर्क करना पड़ रहा है, ज़्यादा होमवर्क मिल रहा है, होमवर्क नहीं करने पर आपको कूटा भी जा रहा है, तो आप लोग किसके पक्ष में लिखेंगे कि होमवर्क नहीं मिलना चाहिए बच्चों को? क्यों मिलना चाहिए यार? नहीं मिलना चाहिए बच्चों को होमवर्क। अगर कोई टीचर लिख रहा है जो कि होमवर्क देता है, वो बोले कि होमवर्क मिलना चाहिए, तो आप अपने तर्क देंगे, वो अपने तर्क देगा। अगर आपको होमवर्क के विषय में लिखना होगा तो आप बोलेंगे कि नहीं मिलना चाहिए, बच्चों को प्रेशर आता है, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं होमवर्क नहीं करने के चलते। तो आप लोग ऐसा ऐसा बना के लिख सकते हैं। तो होमवर्क के चलते तो कोई सुसाइड नहीं करता है, तो मैंने आप लोग लिखने का तो क्या लिख ही सकते हैं। तो तर्कात्मक निबंध है, ठीक है। कि आप लोग इसमें आर्ग्यू करते हैं कि ये सही है और ये सही नहीं है, ये क्यों गलत है, ये सब लिखना पड़ता है। नैतिक निबंध, अगर आपको अनुशासन के बारे में कहा जाता है, बहुत बार आता है अनुशासन,
छात्र जीवन में अनुशासन। तो अनुशासन एक नैतिक निबंध है। यह निबंध किसी व्यक्ति या पाठक को किसी विशेष विचार, दृष्टिकोण या क्रिया के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है, जिसमें लेखक पाठक को अपने विचारों को सहमत करने की कोशिश कराता है। जैसे कि नैतिक निबंध वही अनुशासन। अनुशासन में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं अनुशासन ये जरूरी है, अनुशासन के बिना छात्र जीवन अधूरा है, अनुशासन के बिना हम लोग को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, अनुशासन बहुत जरूरी है, ये सब लिखते हैं। ठीक, तो ये क्या है, नैतिक निबंध है। कहानियों पर आधारित निबंध। तो ये इस प्रकार के निबंध में लेखक अपनी व्यक्तिगत अनुभव या घटनाओं को कहानी के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें कथा की शुरुआत, मध्य और अंत, कथा की शुरुआत फिर मध्य और अंत होता है, क्लाइमैक्स। ठीक, तो ये होता है कहानी पर आधारित निबंध। ठीक है। विश्लेषणात्मक निबंध, आपने कोई मूवी देखी, फिल्म देखी, कोई कहानी पढ़ी, तो आपको कितना अच्छा लगा, कैसा लगा, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, उसका ऊपर आप लोग लिखेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, विश्लेषणात्मक निबंध। जैसे कि अभी पुष्पा मूवी आया और सबको बहुत अच्छा लगा, पुष्पा 2 एकदम ब्रांड है, ब्रांड। तो लेकिन बहुतों को अच्छा नहीं लगा, बहुत कोई बोले क्या दिखा रहे हैं, दांत ही काट रहा है सब दुश्मन लोग को। ठीक, तो वो अपना अपना विश्लेषण है कि आपने ये देखा, आपने ये देखा। कोई बोलेगा कि वाह कितना खतरनाक हीरो, हाथ पांव दोनों बांध दिया गया, उड़ उड़ के दांती काट के मार रहा है। ठीक, अब कोई यही से बोले क्या ड्रामा दिखा रहा है, कोई दांती कैसे काट सकता है, दोनों हाथ तो बांधा हुआ है, कैसे दांती काटेगा, ये सब सीन दिखाना चाहिए। तो दोनों के क्या है, विचार अलग अलग है, किसी को वही सीन अच्छा लग रहा है, किसी को वही सीन फालतू लग रहा है, बकवास लग रहा है। तो विश्लेषणात्मक निबंध आपको कैसा लगा आप बताइए। अनुभवात्मक निबंध, बहुत तरह के निबंध होते हैं, बहुत तरह के, तो प्रकार तो बता ही नहीं जा सकता। कल्पनात्मक भी होते हैं, तो हटाओ, क्या करना है, मुख्य रूप से 4 गो होता है, वो 4 हम यहाँ पे लिखे नहीं है, तो लेकिन तुम लोग को 4 गो जानना भी नहीं है, ये जान के तुम लोग को फायदा है नहीं, मैंने बस पता होना चाहिए। अनुभवात्मक निबंध, आपने कुछ अनुभव किया, जैसे बचपन में कोई घुमाने उमाने लेके जाता था तो हम लोग को मन करता था कि डायरी वायरी लिखे, कैसा लगा वहाँ पे घूमना। या फिर कुछ इंग्लिश मीडियम में आप लोग पढ़े होंगे, तो उन लोग को घुमाने लेके जाता है तो उन लोग को बोला भी जाता है कि तुम घूमने जा रहे हो, अपनी कॉपी में लिखना कि तुमको कैसा लगा, कब गए, कितना बजे निकले घर से, क्या हुआ, ये होमवर्क मिलता है कि तुमको ये काम करना है। ठीक है, तो बच्चा लोग को यही प्रॉब्लम, घूमने जा रहे हैं कि हम लोग ऐसे लिखने जा रहे हैं, अजीब बात बोल रहे हो। ठीक है, हटा। तो हम लोग पढ़ते हैं जो अच्छे अच्छे टॉपिक है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला है छात्र जीवन में अनुशासन। ठीक है, और कुछ कुछ टॉपिक पहले मैं टॉपिक दिखाता हूँ। छात्र जीवन में अनुशासन, छात्रों के जीवन में इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा पूछ सकता है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये पूछा जाना चाहिए इस साल। 4 टॉपिक मिलते हैं, 4 टॉपिक में से एक टॉपिक आपको चुनना होता है। बड़े ध्यान से चुनिएगा जिसपे आप लोग 300 शब्द लिख सके, सिर्फ लिख नहीं सके, अच्छा भी लिख सके, बकवास ना करे उसमें, अच्छा 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 बात। और ऐसा टॉपिक चुनिए कि जिसपे आपको नंबर भी मिले। 4 होते हैं टॉपिक, 4 टॉपिक में से कुछ ऐसे टॉपिक भी होते हैं जिनके नंबर बहुत कम मिलते हैं। जैसे कि मेरे पास तो यहाँ पर अभी टेस्ट पेपर है, हिंदी का टेस्ट पेपर मिलेगा कि नहीं इसमें, ये टेस्ट पेपर आधा अधूरा, हाँ, ये लाजपत हिंदी हाई स्कूल का मिला है, हिंदी का टेस्ट पेपर। और इसमें लास्ट पे जाके कि किसी विषय पर निबंध लिखा हुआ है, तो क्या निबंध लिखा हुआ है, बेरोजगारी की समस्या, पहला जीवन में स्वच्छता का महत्व, तीसरा छात्र जीवन में राजनीति, और जीवन में खेल का महत्व। देखो खेल का महत्व हम किए हैं, बेरोजगारी की समस्या भी ट्रेंडिंग है, उस पर भी हमको बना देना चाहिए था, लेकिन ये तो अच्छा टॉपिक है। अभी देखिए हम इसमें, देखो बेरोजगारी की समस्या है, जीवन में स्वच्छता का महत्व है, छात्र जीवन में राजनीति, और जीवन में खेल का महत्व। इस पे जो तुमको मार्क्स दिलाने वाला टॉपिक है वो है जीवन में खेल का महत्व, क्योंकि जो हम लोग का कॉपी चेक कर रहे हैं वो है हिंदी साहित्य के टीचर लोग। हिंदी साहित्य के टीचर लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, दिल के साफ होते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक आपका कॉपी चेक करते हैं। ठीक है, और उनको ये प्रेम वाला विषय ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे जीवन में खेल का महत्व है। छात्रों के जीवन में राजनीति, ये उनको टॉपिक पसंद नहीं है, वो लोग इस राजनीति में थोड़ा मार धार थोड़ा चलते रहता है ना, तो हिंदी के लोगों को ये पसंद नहीं आता है। पॉलिटिकल साइंस के, अगर पॉलिटिकल साइंस तो तुम लोग पढ़े नहीं हो, 11th क्लास से आएगा पॉलिटिकल साइंस। अगर पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं उनको बहुत बढ़िया लगेगा अगर तुम किस में लिखोगे, छात्र जीवन में राजनीति के बारे में लिखोगे। ठीक है, तो आप लोग का जो टीचर है वो 10th क्लास के हिंदी के टीचर है, तो हिंदी के टीचर को बढ़िया लगेगा जीवन में खेल का महत्व, जीवन में स्वच्छता का महत्व, वो लोग साफ सुथरा रहते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को ये टॉपिक भी अच्छा लगेगा,
स्वच्छता का महत्व, बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी पर भी उन लोग का ध्यान रहता है। तो ऐसा टॉपिक जो जिसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। तो जीवन में खेल का महत्व अच्छा टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है। बेरोजगारी की समस्या भी है, लेकिन अच्छा टॉपिक है, लेकिन उस पर आप लोग लिख नहीं सकते उतना, क्योंकि इसमें तथ्य भी चाहिए, फैक्ट भी बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा कि इस साल में इतना वैकेंसी नहीं निकल रहा है, पहले इतने बेरोजगार थे, फिर इतने। इसमें हम लोग को फैक्ट जानना जरूरी है। जीवन में खेल का महत्व कोई फैक्ट नहीं है, ठीक। फैक्ट माने कि कोई तथ्य, जानकारी। बेरोजगारी की समस्या आपको जानकारी देना जरूरी है कि इस समय भारत में इतने लोग बेरोजगार हैं, उस समय उतने थे, अभी ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। जीवन के खेल के महत्व में तथ्य देना जरूरी नहीं है। जीवन में स्वच्छता का महत्व, इसे भी तथ्य देना जरूरी नहीं है। तो हम लोग जीवन में खेल का महत्व चुन सकते हैं। तो चुनना बहुत जरूरी होता है कि आप लोग किस टॉपिक पर चुने। फिर उसके बाद आप लोग सोचें, आप लोग को लेना चाहिए एक टॉपिक के लिए आधा घंटा, ठीक। एग्जाम 90 मार्क्स का होता है, 90 मार्क्स नहीं, 180 मिनट्स का होता है, ठीक। आपको निबंध लेखन में लेना है 30 मिनट, क्योंकि आप लोग के पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, ठीक है। उसमें भी ये हम लोग लास्ट से करने बैठते हैं तो टाइम कम पड़ जाता है। तो ये हम बताएंगे, हम वीडियो बनाएंगे इस सब पर कि टाइम कैसे मैनेज करना है, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो छात्रों के जीवन में इंटरनेट के बारे में पढ़ते हैं तो और देखते हैं क्या है, ठीक। तो आज के युग में इंटरनेट छात्रों के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। कैसे लिखना है? सबसे पहले इंटरनेट का इंट्रोडक्शन देना है कि इंटरनेट है क्या भाई, ठीक है। हम लोग को ये सोच के लिखना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता है, एग्जामिनर को सब कुछ बताना है। आज के युग में इंटरनेट छात्रों के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। यह एक ऐसा साधन है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। अच्छा, पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। इंटरनेट आखिर है क्या? तो इंटरनेट एक आंतरिक जाल है, ठीक, जो कि पूरे विश्व को एक साथ जोड़ता है, ठीक है। आप लोग उधर से बात हटा के मेरा वीडियो पर थोड़ा ध्यान लाइए कि इंटरनेट क्या है, कि पूरा दुनिया को जोड़ के रखा है। पूरा दुनिया का सारा सारा इन्फॉर्मेशन किस पे उपलब्ध है? इंटरनेट का ऊपर उपलब्ध है। तो इंटरनेट के ऊपर सारा वीडियो, सारा चीज़ आ जाता है। छात्रों के जीवन में बहुत ज़रूरी है इंटरनेट। इंटरनेट से क्या होता है कि इंटरनेट से होता क्या है, आप लोगों को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। आप लोगों को दुनिया भर का कोई भी जानकारी आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए वरदान है, ठीक है। जो पढ़ने वाले नहीं है वो क्या करेंगे? रील्स देखेंगे, फ्री फायर खेलेंगे, दिन भर उसी में लगे रहे हैं, ठीक। उनके लिए एकदम अभिशाप है, उनका जीवन बर्बादी किया जा रहा है, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि खाली पढ़ रहे हैं फ़ोन से तो जीवन आबाद है, गेम खेल रहे हैं तो बर्बाद है। टाइम पास के लिए गेम खेलो। अगर आपको पूरा गेमर ही बनना है तो गेम खेलो। अब पूरा गेमर का तो समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत कमीशन बनता है। अगर आपका बहुत अच्छा खेलते हैं तब जाइए गेमर में। तो इंटरनेट के ऊपर बात कर रहे थे। इंटरनेट के फ़ायदे क्या-क्या हैं? पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। और इंटरनेट क्या करता है? इंटरनेट बहुत तरह का जॉब खोल दिया है। जैसे यूट्यूबर, आपको पहले आपको खाना बनाना पसंद था, आपको बस ढाबा खोलना होगा पैसे कमाने के लिए। फिर ढाबा में लोग आएगा कि नहीं आएगा, आपका खाना आपको पसंद है, दूसरों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, ये भी एक बात है। और उसमें खर्चा भी आता है। लेकिन अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो अभी बहुत ज़्यादा चलता है फूड ब्लॉग, ठीक। आप क्या बना रहे, कोई भी चीज़ का खाना बना रहे तो अच्छे से बस वीडियो बना लीजिए और उसको यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए। उसी से पैसा कमा रहे हैं बहुत लोग। ये तरह तरह का खाना बना रहे हैं, खाना भी हो रहा है, बनाना भी हो रहा है और पैसा भी मिल रहा है उसी बात का, ठीक। किसी को खाना खाना पसंद है, बस कैमरा लेकर पहुंच जा रहा है, हम इधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, यहाँ खाना टेस्ट कर रहे हैं, कितना बढ़िया खाना लगा है, सबका बता रहे हैं। उस पर भी बहुत जो पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि किसी को घूमने का शौक है, घूमने निकल जा रहा है कैमरा लेके कि हम लोग आए हैं घूमने, आप लोग दोस्तों हमारा चैनल हमसे जुड़े रहिएगा, हम लोग यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, कैसे जा रहे हैं, इसी पे वो लोग पैसे कमा रहे। तो ये जो इंटरनेट है बहुत सारे पैसे कमाने का साधन खोल दिया, ठीक है। तो छात्रों के जीवन में इंटरनेट बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और देखते तो इंटरनेट के बारे में हम लोग को बहुत कुछ पता भी है, हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग डे टू डे इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट को, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो अब आओ पढ़ते हैं छात्रों के जीवन में इंटरनेट क्या है। सारा बात हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग इस बात को भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है। इंटरनेट के माध्यम से छात्र घर बैठे विश्व भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह उनकी शिक्षा, व्यक्तित्व विकास और ज्ञानवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप लोग लेख में ये जो निबंध लिख रहे हैं, निबंध में
ऐसे ऐसे शब्द व्यक्तित्व विकास, ज्ञानवर्धन, ज्ञान को बढ़ा रहा है। अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं ज्ञानवर्धन, तो लेखक लेखक खुश हो जाएगा। ठीक है, कि अच्छा अच्छा भारी भारी शब्द आप लोग लिखिएगा तो लेखक को लगेगा कि आप लोग बहुत ज्ञानी इंसान है। होना ये चाहिए था कि आपको मेरा पेपर चेक करना चाहिए था, लेकिन विधि का विधान देखो, हम आपका पेपर चेक करें, मैंने कि एग्जामिनर को लगे कि आप उससे ज़्यादा महान है, ऐसा ऐसा सब लिखेगा, तो मैंने ऐसा तो होता नहीं। देखते हैं, इंटरनेट छात्रों के लिए एक विशाल ज्ञान का भंडार है। इंटरनेट छात्रों के लिए एक विशाल ज्ञान का भंडार है। विभिन्न विषयों पर उपलब्ध लेख, वीडियो और ई पुस्तकें छात्रों को उनकी पढ़ाई में सहायता करती है। ई पुस्तकों जैसे ई बुक्स होता है ना, तो ऑनलाइन ही किताब मिल जाता है, तो वो ई पुस्तक हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ई पुस्तक को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, लेकिन हम लोग लिख सकते हैं ई पुस्तक। ऑनलाइन ऑनलाइन को हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता, तो हम लोग ऑनलाइन ही लिख सकते हैं उसको। ठीक है, हिंदी में लिख लेना ऑनलाइन। ऑनलाइन कक्षाओं, वेबिनार और ट्यूटोरियल्स के माध्यम से छात्र किसी भी विषय को गहराई से समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट और असाइनमेंट बनाने में भी इंटरनेट मददगार साबित होता है। ठीक है, इंटरनेट ने शिक्षा को आसान और सुलभ बना दिया है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छात्र जो गुणवत्ता वाली शिक्षा से वंचित थे, अब इंटरनेट के माध्यम से अपने ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं। तो हम लोग को देखो यहाँ पे हर एक बात करेंगे तो उसके लिए एक अलग पैराग्राफ चाहिए, उसके बाद जब हम लोग बात चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग पैराग्राफ चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वीडियो से सीखने उखने का बात कर रहे थे, किताब से सीखने का बात कर रहे थे, तो एक टॉपिक पे। अब दूसरा टॉपिक पे आए कि इंटरनेट से क्या हुआ, शिक्षा लेना आसान हो गया। गांव में बैठे बैठे लोग, पहले गांव के बच्चे क्या बोले थे, हमको अच्छा शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वहाँ के शिक्षक लोग आते हैं क्लास में सो जाते हैं, या तो क्लास में आते ही नहीं है। ठीक, वहाँ पर अगर शिक्षा लेना तो आप लोग को अलग से कोचिंग जाना पड़ेगा। कोचिंग तो इधर भी आता है, लेकिन वहाँ पर अलग से 4-5 घंटे का कोचिंग होता है। ये ठीक जैसा स्कूल है ना, स्कूल स्कूल में नहीं पढ़ाते शिक्षक लोग, चल जाते हैं कोचिंग। ठीक, तो लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको पढ़ने का मन है किसी भी कोना में बैठे रहिए, फ़ोन है आपके पास तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग अभी वीडियो से ही पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को पता है अच्छे से अच्छे टीचर अच्छे से अच्छे टीचर से आप लोग पढ़ सकते हैं। यह छात्रों को विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बारे में जानने का अवसर भी प्रदान करता है। यह छात्रों को विभिन्न भाषा और संस्कृतियों के बारे में, हाँ, तो इंटरनेट से हम लोग कई अलग अलग जगह के संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। ठीक, वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं। गूगल मैप में जाइएगा, ऑप्शन रहता है कि आप लोग किसी भी जगह को घूम भी सकते हैं, वहाँ कैसा नज़ारा दिखता है आप लोग फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, गूगल मैप में बहुत किसी को पता होगा। हालांकि इंटरनेट का अधिक उपयोग हानिकारक हो सकता है। अब इंटरनेट खाली अच्छा ही नहीं है, बुरा भी है। अब देखो, इंटरनेट के बारे में लोगों को पता बहुत कुछ है, लिख बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन उसको आप लोगों को समझना होगा। आप लोगों को 5 मिनट 2 मिनट देना है टॉपिक के बारे में सोचने के लिए कि कौन सा टॉपिक लिखना है। ठीक, चूज करने के लिए 2 मिनट, और आपको 5 मिनट ये देना होगा कि आपको लिखना क्या है। ठीक है, आप सारी बातें नहीं लिख सकते एग्जाम में, क्योंकि आपके पास टाइम सीमित है। 30 मिनट घड़ी लेके जरूर जाइए, घड़ी भूलिएगा मत। ठीक है, घड़ी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, घड़ी लेके जाइएगा। स्मार्ट वॉच लेके मत जाइएगा, खोल के रख लेगा, नॉर्मल घड़ी लेके जाइएगा। ठीक है, हालांकि कुछ कुछ नहीं खोल के रखेगा, तो लेकिन फिर भी स्मार्ट वॉच लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल घड़ी लेके जाना, छोटा सा हाथ में। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो आप लोग को पहले सोच लेना क्या क्या लिखना है, बहुत सारा बात नहीं लिखना है। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, इससे हम लोग पहले तो इंटरनेट क्या है ये बता दिया, और फिर इंटरनेट विशाल ज्ञान का भंडार है, इससे हम लोग कहीं भी बैठ के सीख सकते हैं। गांव का भी शिक्षा को ये लोग आसान कर दिया है। अब देखो इंटरनेट का मुश्किल क्या है, इंटरनेट में सोशल मीडिया, गेम्स आ गया है, अन्य मनोरंजन सामग्री छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटका सकती है। अतः छात्रों को इंटरनेट का उपयोग सीमित और सकारात्मक रूप से करना चाहिए। इसके लिए समय प्रबंधन और स्वयं नियंत्रित बहुत आवश्यक है। समय प्रबंधन के लिए ऐप भी होता है, कि ऐप डाउनलोड कर लिया, उसमें हम लोग सेट कर ले कि ये ऐप इतना ही देर तक चलाएंगे, इंस्टाग्राम 10 मिनट ही चलाएंगे पूरे दिन भर में, या फिर दिन भर में आधा घंटा ही चलाएंगे। अभी आप लोग इंस्टाग्राम चेक कीजिएगा, दिन भर का 2 घंटा होगा। कोई भी जिसको गेम का लत होगा तो उसका गेम 3-4 घंटा होगा, तो उसको हम लोग लिमिट में ला सकते हैं कि नहीं 3-4 घंटा नहीं खेलना, 10 मिनट का लिमिट कर सकते हैं कि 10 मिनट ही खेलना। ठीक है, तो इसी संक्षेप में क्या हुआ, तो ये संक्षेप में क्या है, यह निष्कर्ष, यहाँ पे संक्षेप में या फिर निष्कर्ष लिख सकते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। इंटरनेट छात्रों के लिए वरदान है,
यदि इसका सही और सीमित उपयोग किया जाए, यह न केवल शिक्षा में उनकी मदद करता है, बल्कि उन्हें नई तकनीक और ज्ञान से जोड़ता है। इंटरनेट का समझदारीपूर्ण उपयोग छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। ठीक है, तो ये सब, तो ये हुआ छात्र जीवन में इंटरनेट के बारे में। अब आते हैं दूसरा टॉपिक के बारे में, थोड़ा पढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ये पूछा था ग्लोबल वार्मिंग एक समस्या, तो ग्लोबल वार्मिंग ये ज्योग्राफी से रिलेटेड सब्जेक्ट टॉपिक है। तो ज्योग्राफी में हम लोग जो पढ़े हैं वो भी यहाँ पर काम आ जाता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में जो पढ़े ये ज्योग्राफी का टॉपिक मिला जुला के यहाँ पे लिख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग आज की दुनिया की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दें कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या भाई। इसका मुख्य कारण मानव द्वारा प्रकृति के साथ किया गया असंतुलन है। औद्योगिकरण, वनों की कटाई और प्रदूषण जैसे कारणों ने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दिया है। तो ये थोड़ा बाहर आवाज़ हो रहा है, तो माइक को पास ले लेते हैं। रुक जाओ थोड़ा सा, माइक को थोड़ा पास ही कर ले, थोड़ा ज़्यादा, 1 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, और वीडियो को हम काट नहीं सकते, तो तुम लोग स्क्रीन पे देखो। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देना, ग्लोबल वार्मिंग, औद्योगिकरण, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दिया है। तो ये जो औद्योगिकरण, जो कारखाना वारखाना खुला ना, इसी से क्या हुआ है, ये बढ़ गया है ग्लोबल वार्मिंग। और हम लोग बहुत सारा कार हो गया है, कलकत्ता में जाइए इतना कार है कि इतना बस है, इतना कार है कि आप लोग परेशान हो जाइए, कितना गाड़ी है। ठीक, इसको मुँह का पास रखते हैं ताकि आवाज़ ठीक से आए। अभी तक क्या पता आवाज़ ठीक से अगर नहीं आया होगा तो पूरा वीडियो बनाना बर्बाद हो जाएगा। अब आवाज़ एकदम बढ़िया से आएगा, क्या पता आवाज़ ठीक से आया होगा कि नहीं आया होगा। चलिए देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन है। तो पहले तो इंट्रोडक्शन दे दी कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ठीक है, फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन है। ये गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वातावरण में गर्मी को रोकती है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है। इसके परिणाम स्वरूप ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, बहुत कुछ होता है, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते ही आ रहे हैं, 6, 7, 8, 9 हर साल पढ़ते हैं। इस समस्या का प्रभाव व्यापक है। बढ़ते तापमान के कारण प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं बढ़ रही हैं, जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात। कृषि पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। वन्य जीवों और परिस्थिति तंत्र पर भी ग्लोबल वार्मिंग का घातक प्रभाव पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण, नवीकरण ऊर्जा का उपयोग और प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने जीवन शैली में बदलाव करते हुए ऊर्जा की बचत करनी चाहिए और प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद निष्कर्ष देना, ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर चुनौती है जिसका समाधान केवल सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। यदि हम अभी जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन लिखना कम ही है, 300 शब्दों में ही है, ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखना है। पहले तुम लोग को बैठ के सोचना है तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या लिखना है, ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग होता कैसे वो भी लिखना है, इसका नुकसान क्या है ये भी लिखना है। नुकसान देखो, समुद्र का पानी वानी बढ़ता है, तापमान बढ़ जाता है, गर्मी बहुत गर्म वाले इलाकों में और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाता है। ठीक है, जो ठंडा जगह था, ठंडा जगह में भी गर्मी बढ़ जाता है। ठंडा जगह में गर्मी बढ़ने से क्या होता है, वहाँ की बर्फ़ पिघल जाती है। आप लोगों को पता है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, उतना बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझको। ठीक है, मेरे जीवन का उद्देश्य, ये आता है टॉपिक, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये आप लोग का जीवन का कोई उद्देश्य होगा नहीं। आप लोग 10 क्लास में, तो 10 क्लास में क्या उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लिखना है, हर व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि पहले तो देखो उद्देश्य का हम लोग क्या दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो हर व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्यहीन जीवन एक नौका के समान है जो बिना पतवार के समुद्र में भटकती रहती है। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण जीवन एक नौका के समान है। ये लाइन पढ़ के खुश हो जाएगा एग्जामिनर। अगर आप कंपेयर करके लिखेंगे ना, ये सब लाइन देखने से एग्जामिनर खुश हो जाता है, वाह इसका कॉपी पढ़ना चाहिए, इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, आप लोग इसमें भी बहुत अच्छा जोड़ सकते हैं, ये तो नॉर्मली बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इससे कुछ अच्छा जोड़ सकते हैं। मेरा जीवन भी एक उद्देश्य से प्रेरित है और वह है समाज की सेवा करना और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है, समाज की सेवा। एग्जामिनर समझ जाए कि आप बहुत बड़े फेंकू इंसान हैं, ये सब फेंक रहे हैं, लेकिन लिखना है। ठीक है,
बचपन से ही मैंने अपने आसपास की कठिनाइयों को देखा है। गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं मुझे हमेशा व्यथित करती है। तुम आप लोग बचपन से ही मैंने आसपास की कठिनाइयों को देखा है। गरीबी, अशिक्षा तथा सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं मुझे हमेशा व्यथित करती है, दुख पहुंचाती है। ठीक है, इन्हीं अनुभवों ने मुझे यह सिखाया कि यदि मैं अपने जीवन का सार्थक बनना चाहता हूं तो मुझे इन समस्याओं को हल करने का प्रयास करना होगा। मेरा उद्देश्य एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो अपने ज्ञान और प्रयासों से समाज की सेवा कर सके। ये कुछ मोड में है क्या? ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो ज्ञान और प्रयास से सेवा कर सके। मेरे उद्देश्य की शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र से होती है। मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी वर्ग का समुदाय से हो। मेरा मानना है कि शिक्षा न केवल एक व्यक्ति को सक्षम बनाती है बल्कि पूरे समाज को बेहतर दिशा में लेके जाती है। तो देखो, समाज के अंदर बुराई बहुत सारा है, बहुत कोई है नहीं पढ़ पाते हैं। पैसे की प्रॉब्लम, कि घर में सिर्फ पिता है, बुढ़ा गया है, बच्चे को ज़्यादा पढ़ा नहीं सकते क्योंकि उतना पैसा भी नहीं है घर चलाने के लिए, बच्चे को काम करना ही होगा। ठीक, तो ये सब प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अच्छा 9 बज गया तो मेरा स्क्रीन ब्लू हो गया, नाइट मोड ऑन हो गया। ठीक है, तो बचपन में मैंने आसपास की कठिनाई को देखा है। गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता, ये सब। तो मुझे इन समस्याओं को हल करने का प्रयास करना होगा। तो हम लोग आसपास में देखते हैं बहुत क्या है, समस्या बहुत सारी है। ये क्या यहाँ पे क्या लिखा था, असमानता भी है, सामाजिक असमानता। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, शादी वादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है। ठीक, किसी के पास 50,000 रुपया नहीं है शादी करने के लिए। ठीक, तो बहुत असमानता है, बहुत सारी बुराई है। इन सबको ठीक करना हर किसी के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ऐसा उद्देश्य लिखा है कि जिसके हर किसी के जीवन का उद्देश्य होगा। ठीक है, तो जैसे इन सब का शुरुआत किससे होगा? शिक्षा से होगा। शिक्षा में भी कैसा शिक्षा जो बच्चों को समझ में आए। बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अच्छे टीचर नहीं है। मतलब अच्छे टीचर हैं, बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते, लेकिन और घर का गार्जियन भी उतने पढ़े लिखे हैं नहीं कि कैसे पढ़ाया जाए बच्चों को, ये भी ध्यान दे सके। बहुत सारी समस्या है। इसके अलावा मेरा उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना भी है कि पर्यावरण को बचाया जाए। जंगली जानवर का घर तबाह कर दे रहे हैं रहने के लिए, वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? एक मूवी में आज ही देख रहा था, मुफासा, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा देरी हो गया। तो मुफासा द लायन किंग का 2 पार्ट है, द लायन किंग 1 और ये मुफासा द लायन किंग। तो बढ़िया मूवी है, एग्जाम के बाद देखिएगा आप लोग। ठीक है, वो पढ़ के समझ में आया कि इन जानवरों में भी जान है, उन लोगों का भी जीवन है, उन लोग के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो पर्यावरण का संरक्षण के लिए भी कार्य करना है। आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं गंभीर रूप ले रही है। मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि वे अपने कर्तव्यों को समझें और पर्यावरण से संरक्षित करने में योगदान दें। और आप लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं कि आज के इंसान नहीं है, हैवान हो चुके हैं। मुर्गा, मांस, मछली खाते रहते हैं, बकरी को काट के खा रहे हैं। मैंने इन सब पर भी ध्यान जाना चाहिए आपके जीवन। इन सब को भी आप क्या ही कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ तो कर सकते हैं इनके ऊपर कि मुझे ये सब पे भी ध्यान देना है। मुझे विश्वास है कि एक दृढ़ उद्देश्य के साथ काम करने से मैं न केवल अपने जीवन का सार्थक बना सकता हूँ बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य ही मेरी प्रेरणा और मुझे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तो इतना लिखने से काम चल जाएगा, और बड़ा थोड़ा लिखना चाहिए, ये थोड़ा छोटा हो गया है। ठीक है, आपको 2 पेज लिखना है। जीवन में खेलकूद का महत्व, ये 2 बार आ चुका है। ठीक, तो इसके बारे में जानते हैं। खेलकूद का महत्व बहुत ज़्यादा है। खेलकूद करने से एक तो शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक, दूसरा क्या होता है कि मानसिक दिन मन को शांति मिलता है कि हाँ खेले बढ़िया से, खेल कूद करने के बाद पढ़ाई भी बढ़िया से होगा। ठीक है, तो खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है, बाहर जाके खेलना बहुत ज़रूरी है। फ्री फायर खेलने से मारो 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 खेलने से वो उससे और मानसिक तनाव हो जाता है। ठीक, तो वो नहीं खेलना, बाहर जाके फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना। फुटबॉल बहुत बढ़िया खेल है जो कि हमको नहीं आता है, खेलना चाहिए। खेल कूद, हालांकि क्रिकेट भी नहीं आता है। ठीक,
खेल-कूद जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि मानसिक और सामाजिक विकास में भी सहायता होता है। सामाजिक विकास कैसे होता है? हम लोग जाते हैं, बहुत अलग-अलग दोस्तों के साथ खेलते हैं, उनके बारे में समझते हैं, ठीक, उनके साथ रहते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। आज के युग में जब जीवन तनावपूर्ण और व्यस्त हो गया है, खेल-कूद का महत्व और भी अधिक हो गया है। आज के समय में और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, खेल-कूद को साथ में रखना। खेल-कूद हमारे शरीर को मजबूत और सक्रिय बनाता है। यह शारीरिक व्यायाम का एक माध्यम है, जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। खेल-कूद से रक्त प्रवाह में सुधार होता है। इससे हृदय और फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। यह मोटापा, मधुमेह और अन्य बीमारियों को दूर रखने में भी मदद करता है। ये आसान भाषा में लिखा, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। मानसिक विकास में भी खेल-कूद की भूमिका अहम है। देखो, ये टॉपिक के बारे में बोल दिया, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जब बोलेंगे तो पैराग्राफ चेंज करेंगे। पैराग्राफ चेंज करना बहुत ज़रूरी है, हर आंसर में भी, निबंध लेखन में भी। खेल आत्मविश्वास, धैर्य और टीम भावना को बढ़ावा देता है। यह व्यक्ति को अनुशासन और समय प्रबंधन सिखाता है। जब कोई व्यक्ति खेल में भाग लेता है, तो वो प्रतिस्पर्धा का सामना करता है और हार-जीत को स्वीकार करना भी सीखता है। खेल में हम लोग हारते हैं, जीतते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो खेल बचपन से ही जीतते आ रहे हैं, उनको जीवन में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है, वो लोग को हार समझ में नहीं आता है। ये ठीक, जो घर में ही रहे हैं और हमेशा उनके माँ-बाप ने, उन्होंने मम्मी को कुछ बोला कि मम्मी मम्मी हमको ये चाहिए, मम्मी ने दिला दिया। पापा पापा ये चाहिए, उनको दिला ही दिया। बचपन से जो माँग रहे हैं मिल जा रहा है। बाद में जब किसी को जाके बोलते हैं 1 4 3, अब उधर से ना होता है, तो इनको बड़ा दिल टूट जाता है कि हमको कैसे ना बोल सकती है। अब ऐसा लड़का लोग थोड़ा कुछ गलत कदम उठाता है, तो कुछ एसिड-वैसिड लेके चलाता है। माने ऐसा हो, बहुत लड़का नहीं है, 0.001% लड़का है, ठीक। तो जब हम लोग खेल-कूद करते हैं, तो हम लोग को ना सुनना भी सीख लेते हैं कि ना सुनना अच्छा है। माने हार गए तो हार गए, नेक्स्ट मैच जीतेंगे, ठीक। यहाँ ना सुने तो क्या हुआ? आगे खत्म थोड़ी है, आखिरी खेल थोड़ी है, और मैचेस है। यह गुण जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी होते हैं, ठीक है। हर क्षेत्र माने हर क्षेत्र। सामाजिक रूप से खेल-कूद लोगों को एकजुट करता है। यह विभिन्न संस्कृति और समुदायों के लोगों को एक मंच पर लाने का कार्य करता है। खेल-कूद से व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता विकसित होती है और सहयोग की भावना प्रबल होती है। एक-दूसरे की मदद करेंगे। हालाँकि अब थोड़ा खेल-कूद का थोड़ा परेशानी नहीं, हालाँकि आज कई लोग खेल-कूद को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो चिंता का विषय है। पढ़ाई या नौकरी के दबाव में लोग खेल-कूद के लिए समय नहीं निकाल पाते, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और फिर लास्ट में निष्कर्ष लिखना है, खेल-कूद जीवन को संतुलित और स्वस्थ बनाने का एक माध्यम है। यह केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि एक ऐसी गतिविधि है जो व्यक्ति के समग्र विकास में सहायक होती है। हर व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में खेल-कूद को शामिल करना चाहिए। और यहीं पे हम लोग का टॉपिक समाप्त हो जाता है, ठीक है। और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, जिसके ऊपर आप लोग को पता होना चाहिए। अगर आप लोग इन टॉपिक्स का प्रयास लिखने का अभ्यास करेंगे, तो आप लोग को अच्छा खासा लिखने आ जाएगा। और आप लोग ये बात सुन के जाइए कि ये जो निबंध लेखन है, ये किसी साइकिल चलाना सीखने का जैसा है। जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं, तो आप लोग को पता है ना कैसे सीखे थे? आप लोग कोई भी कितना ही बोल दे कि अच्छा से पकड़ के रखो और नीचे पैडल मारो, ठीक है? तो आप लोग का ध्यान 2 जगह पर जाएगा ही नहीं। आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे कि प्रस्तावना लिखना है, फिर मेन बॉडी लिखना है, फिर लास्ट निष्कर्ष लिखना है, आप लोग को ध्यान नहीं जाएगा स्टार्टिंग में। जैसे कि हैंडल, और वहाँ पर ध्यान नहीं जाता था साइकिल चलाने में। हैंडल पे ध्यान देंगे तो उधर वो छूट जाएगा, पैडल मारना, पैडल पे ध्यान देंगे तो हैंडल छूट जाता था, गिर जाते थे। तो जब तक बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं करेंगे, तो कुछ अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हम लोग का ठीक होगा नहीं। बहुत कोई आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस किए ही होंगे दूसरे सब्जेक्ट में, तो उनका काम यहाँ पर भी चल जाएगा, ठीक है। तो उससे भी काम चलता है, लेकिन आप लोग को आंसर यहाँ पर निबंध लेखन का प्रयास करना होगा, ठीक है। प्रयास माने कोशिश, और थोड़ा करना होगा। ये सब लिख लेना, ठीक है। छात्र जीवन में अनुशासन, तो ये सब तो पढ़ा दिए ना, हाँ। तो ये सब ठीक है, आप लोग बस इन सबको देख लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और ये डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा, ठीक है। या फिर मैं कमेंट में, अगर आप लोग कमेंट करते तो मैं खुद से कमेंट को पिन करके वहाँ पर दे दूंगा
कि ये टेलीग्राम चैनल मेरा है, यहाँ पर ये सभी टॉपिक्स मिल जाएगी और यहाँ पर और भी दूसरा टॉपिक्स भी मैं दे दूँगा, ठीक है? तो तब तक के लिए मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में, ठीक है? 45 मिनट का वीडियो हो चुका है, आप लोग कितना पढ़िएगा, ठीक है? टाटा, बाय बाय।